अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो हम कर रहे थे एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस, जिसमें मैंने आपको उसकी डेफिनेशन और पैथोजेनेसिस बता दी थी। ज़रा आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। मैंने आपको बताया था कि ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपका एससीक्यू में आता होता है। यूवेटिस के चैप्टर में से ये एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू होता है आपका, और इसका जो हमेशा सिनेरियो आता है उसमें आपके पास एक ही आएगा। पेशेंट आपके पास आएगा, एक आंख की कंप्लेन है उसकी, एक रेडनेस है, फोटोफोबिया यानी लाइट चुभती है उसको, और पेन है, और उसके साथ डिक्रीज्ड विजन है। ऑन एग्जामिनेशन आपने देखा कि उसका जो आयरस है वो मड्डी था। एंटीरियर चैम्बर में आपको सेल्स मिलेंगे, और उसके साथ एंटीरियर चैम्बर में सेल्स मिलने के साथ साथ जो उसका रेटिना होता है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर, ये वो आपको बताते हैं। जब आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंटीरियर चैम्बर में और उसके साथ पेशेंट को रेडनेस और पेन है, तो इसमें एंटीरियर यूवेटिस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपका ये अभी मैं आपको साइंस एंड सिम्टम्स इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको ये बताऊंगी। तो इसमें हमारे पास जो सेल्स इन एंटीरियर चैम्बर है, ये मैंने यहाँ पर लिखा मैंने एसी, इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स का प्रेजेंट होना, दिस इज पैथोग्नोमोनिक फॉर एंटीरियर यूवियाइटिस। और एक्यूट एंटीरियर हम कब कहेंगे, जब सात सिनेरियो में गिवन हो हमारे पास कि कितना अरसा हो गया पेशेंट को। अगर उनने पेशेंट को दिया हुआ है कि 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, या कोई भी ऐसा अरसा जो 3 महीने के कम का है, तो हम सात डायग्नोसिस में लिखेंगे कि दिस इज एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने अरसे से पेशेंट को कंप्लेन्स है, तो आपने खाली लिखना है एंटीरियर यूवियाइटिस, लेकिन यही टिपिकल चीज होती है। उसके बाद वो आपसे दूसरे सवाल पूछते हैं कि हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, या हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक तीसरा सवाल भी आता है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले साइंस जो पेशेंट होंगे मैंने आपको बता दिया, रेडनेस है, ठीक है, फोटोफोबिया यानी रोशनी चुभती है, पेन है, डिक्रीज्ड इन विजन या ब्लर्ड विजन है, और साथ आंख से पानी आना यानी लैक्रिमेशन तो होती है। तो ये इसके बहुत कॉमन से साइंस है, और आपको ये बहुत आता है सिनेरियो, चाहे एससीक्यू में ना भी है, एमसीक्यू में तो आ ही जाता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, इसके सिम्टम्स में ना आपने लाइन वाइज सबको करना है, आगे से आंख के शुरू करके पीछे तक जाना है। आंख के सबसे पहले जब हमने आएगा कुछ भी बताना होता है तो वी टेल अबाउट विजुअल एक्टिविटी। ठीक है, विजुअल एक्टिविटी का सबसे पहले बताना है, वो डेफिनेटली आप जब उसको चेक करेंगे तो वो डिक्रीज होगी, मतलब आप उसकी जो स्नेलन चार्ट में विजुअल एक्टिविटी चेक करेंगे तो वो रिड्यूस होती है। उसके बाद आंख के आगे से शुरू करें। लिम्बस पहले बता दें, यानी कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है, तो आपकी यहाँ पर भी कंजेशन मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने बताया था जिस तरह पिछली वीडियो में पैथोजेनेसिस में कि वेसल्स इंगॉर्ज्ड होती हैं तो कंजेशन हुई होती है, तो लिम्बस में सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होती है। ठीक है, कॉर्निया भी आपका क्लियर नहीं होता। कॉर्निया क्यों क्लियर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्निया का मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि इसकी 5 लेयर्स है। ठीक है, कॉर्निया की 5 लेयर्स में सबसे बाहर की तरफ जो हमें नजर आ रही है वो एपिथेलियम होती है, फिर एक मेम्ब्रेन है, उसके बाद कॉर्निया का स्ट्रोमा है, फिर एक और मेम्ब्रेन है, और उसके बाद एंडोथीलियम है। इस तरह कॉर्निया की 5 लेयर्स हैं। इससे पता ये चलता है कि कॉर्निया की जो लेयर अंदर की तरफ है वो है एंडोथीलियम, और इस एंडोथीलियम के बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारा एक्वस ह्यूमर। ठीक है, यानी एंटीरियर चैम्बर है। अब क्या हुआ कि हमारे पास मैंने कहा कि जो इंटीरियर चैम्बर यानी एक्वस ह्यूमर जो यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ होता है, इसमें आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स। क्यों इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ है आयरिस, और इधर ही पड़ी हुई है सिलेरी बॉडी जिसमें इन्फ्लेमेशन हुई है। इरिडोसाइक्लाइटिस ही हुआ है ना जो हम पढ़ रहे हैं, इंटीरियर यूवियाइटिस। अब इसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके एंटीरियर चैम्बर यानी यहाँ पर आ जाते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स डेफिनेट सी बात है कि इस कॉर्निया के एंडोथीलियम के साथ भी जाके चिपक जाते हैं, जिनको हम कहते हैं केरेटिक प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, केपीज का लफ्ज आपको बहुत दफा सुनने में आएगा, आपने याद रखना है। केपी स्टैंड्स फॉर केरेटिक प्रेसिपिटेट्स। केरेटिक का वर्ड आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं फॉर कॉर्निया। ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट्स जो कोई भी चीज उस जगह पर आके लग जाती है। तो एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस या किसी भी किस्म के एंटीरियर यूवियाइटिस में जो कॉर्निया का एंडोथीलियम है, अंदर वाली लेयर है, उसके साथ आकर इन्फ्लेमेटरी सेल्स चिपक जाते हैं, और दीज आर वेरी वेरी मतलब कॉमन इन एंटीरियर यूवियाइटिस। तो ये एंटीरियर यूवियाइटिस की बहुत निशानदेही करते हैं जो एंटीरियर सेल्स होते हैं, याद रखना है आपने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके ना सिर्फ ये कॉर्निया के साथ चिपके हुए होंगे, मतलब केरेटिक प्रेसिपिटेट्स होंगे, बल्कि एंटीरियर चैम्बर में भी आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे। तो हमारे पास जो है ना कॉर्निया में तो केरेटिक प्रेसिपिटेट्स आ गए। उसके बाद मैंने कहा इंटीरियर चैम्बर यानी एक्वस ह्यूमर जो आपके पास आगे पड़ा हुआ है, जहां पर आपका आयरिस और सेलरी बॉडी है, उसमें भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स पड़े हुए होंगे। अब ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स ना सिर्फ आपके एक्वस ह्यूमर में यानी एंटीरियर चैम्बर में इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, बल्कि डिपेंड करता है कि अगर आपका यूवियाइटिस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया हमेशा पस प्रोड्यूस करते हैं, और पस जब एंटीरियर चैम्बर में पड़ी हुई होती है ऐसे करके, तो उसको हम हाइपोपायन कहते हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी किसी वीडियो में। ठीक है, हाइपोपायन इज पस इन एंटीरियर चैम्बर। वो जाहिर सी बात है जो भी पस टाइप सेल्स होंगे वो नीचे सेटल करना चाहेंगे, तो वो हमें इस तरह नीचे की तरफ पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, इंटीरियर चैम्बर में हाइपोपायन हो सकती है।
सेल्स हमें मिलते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, उसके साथ साथ हमें अगर डिपेंड करता है आपका यूवीआइटिस हो रहा होता है ना, अगर कुछ स्पेसिफिक किस्म के ट्रेट्स हैं, मतलब हमने याद है पढ़ा था ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इज अ टाइप ऑफ एंटीजन जो हर ह्यूमन बॉडी के सेल पे प्रेजेंट होता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कोई ऐसी टाइप्स प्रेजेंट होती हैं कि उनमें ऑटो इम्यून डिजीजेज आने लग जाती हैं। तो जो ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से यूवीआइटिस होता है ना, जिस तरह मैंने आपसे कहा था साइकोइडोसिस है, जुवेनाइल आर्थराइटिस है, इन डिजीज की वजह से उसमें हमारे पास फाइबर्स भी आपको एंटीरियर चैम्बर में मिलते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर उसकी पैथोजेनेसिस थोड़ी सी, पैथोजेनेसिस तो ऐसी होती है, मतलब उसकी कॉज डिफरेंट होती है, तो उसमें आपको फिब्रिनस एक्सुडेट मिलता है, फाइब्रस ज्यादा एक्सुडेट मिलता है एंटीरियर चैम्बर में। तो बताने का मकसद है कि एंटीरियर चैम्बर में आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स, फिब्रिनस एक्सुडेट्स, बस कुछ भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, ठीक है जी। और जो चीज भी एंटीरियर चैम्बर में होती है ना, इस किस्म के सेल्स, दीज आर पैथोग्नोमोनिक, यानी दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीरियर यूवीआइटिस। ये बताया इसलिए मैंने बार क्योंकि ये आपका आता है क्वेश्चन, इसमें से यही एक इंपॉर्टेंट है, एक एंडोफ्थेल्माइटिस और पेनोफ्थेल्माइटिस, ठीक है। बाकी को मैं फिर तेजी से ही कराऊंगी आपको। आइरिस आपका मडी अपीयरेंस इस वजह से, क्योंकि आप ये देखिए ना, ये आपकी आंख है अगर, तो यहाँ पर आपका 360 डिग्री सारा आइरिस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये आइरिस के ऊपर भी जाहिर है इन्फ्लेमेशन है, उसके ऊपर भी सेल्स हैं, कुछ इसकी स्पैज्म भी हुआ हुआ है, इसका जो आइरिस का प्यूपिलरी स्फिंक्टर और डायलेटर मसल्स हैं उनका भी स्पैज्म हुआ हुआ है, तो उसका भी अपीयरेंस आइरिस का कोई खास ठीक से नहीं आता। उसके बाद जो प्यूपिल है वो कैसा होगा, प्यूपिल थोड़ा सा आपका मायोस्ट यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है और नॉन रिएक्टिव या फिर बहुत कम रिएक्टिव टू लाइट होता है। लाइट डालेंगे प्यूपिल रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्यूपिल रिएक्ट करता था आइरिस के मसल्स की वजह से। आइरिस में होते हैं ना स्फिंक्टर प्यूपिली, डायलेटर प्यूपिली, जब आइरिस के मसल्स ही स्पैज्म में चले गए, उनमें इन्फ्लेमेशन होगी है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो आपका प्यूपिल नॉन रिएक्टिव टू लाइट एक ही जैसी पोजीशन में फिक्स हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है आपका ये पोस्टीरियर साइनिकी। पोस्टीरियर साइनिकी का मतलब है कि ये आपका लेंस पड़ा हुआ है और ये है आपका आइरिस, ठीक है, इस तरह। तो आइरिस का लेंस से चिपक जाना, यानी लेंस की एंटीरियर सरफेस पे आइरिस ऐसे जब चिपक जाता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर साइनिकी। ये तब होती है जब आपके जो एंटीरियर चैम्बर यानी आपका ह्यूमर में बहुत ज्यादा सेल्स आ जाए और वो पुश कर दें ऐसे पीछे आइरिस को। उसके बाद आ जाता है आपका विट्रिस। विट्रिस जो है वो वैसे तो इन्वॉल्व नहीं होता इस सब में, लेकिन ये देखें ना, यहाँ पर सिलरी बॉडी पड़ी हुई है ना और यहाँ पर आइरिस है, ये चीजें दोनों तो इन्वॉल्व है। तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ विट्रिस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो सकता है और वहां पर थोड़े बहुत सेल्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इन्वॉल्व होना। उसके बाद हम देखते हैं ना, हम जब आपने पर वो जो हमारी डिस्टेंट ऑफ्थैल्मोस्कोपी है, वो छोटा सा ऑफ्थैल्मोस्कोप आप अपनी फिजियोलॉजी में भी देखा होगा आपने, फिजियो के प्रैक्टिकल्स में होता था ऐसे करके बना हुआ, जिसको हम कहते थे कि राइट हैंड से पकड़ना है, पेशेंट की राइट आई में देखना है, राइट फुट होना चाहिए। उस ऑफ्थैल्मोस्कोप से हमने करनी होती है रेड रिफ्लेक्स चेक। उसको करने का तरीका होता है कि ऑफ्थैल्मोस्कोप ना वैसे अपना जो डॉक्टर जो खड़ा हुआ होगा वो अपनी आंख के करीब रखता है और दूर से पेशेंट की आंख में शाइन करता है, ठीक है, दूर से, करीब से नहीं। एक तो हमने तरीका देखा था ना करीब से करने का, वो तो फंडस एग्जामिनेशन होता है। दूर से जब हम देखते हैं ना ऐसे पेशेंट की आंख में, तो हमें शाइनिंग जो है वो रेड कलर की नजर आती है अंदर, क्योंकि अंदर की तरफ से ना रेटिना हमें दिख रहा होता है रेड रेड, उसको कहते हैं रेड रिफ्लेक्स, वो नॉर्मल बात है। अब यहाँ पर जब हमें इतने सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स पड़े हुए होंगे आगे एंटीरियर चैम्बर में, तो पीछे वाला रेड रिफ्लेक्स यानी रेटिना तो हमें सही नजर नहीं आएगा। तो रेड रिफ्लेक्स पेशेंट का मास्क होता है, ठीक नहीं होता, लेकिन वो रेड रिफ्लेक्स मास्क होने की वजह रेटिना में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आपका इस कंडीशन में रेटिना बिल्कुल ठीक है, मसला आगे की तरफ है, लेकिन आगे की तरफ एक पर्दा आगे की तरफ सेल्स आ गए तो हमें रेटिना नजर नहीं आता, इसलिए रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो रेड रिफ्लेक्स आप ऑफ्थैल्मोस्कोप से देखते हैं, जो छोटे वाला हाथ में उठाने वाला होता है। उसके बाद आई बॉल डेफिनेटली आपकी थोड़ी बहुत टेंडर हो सकती है बट नॉट नेसेसरी। इंट्राऑकुलर प्रेशर, एंटीरियर चैम्बर का प्रेशर बढ़ा हुआ होगा क्योंकि आपके सेल्स इसमें प्रेजेंट है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है, आपके जहन में होनी चाहिए सारी। प्यूपिल ना आपको इरेगुलर मिलता है। नॉर्मल बंदों का प्यूपिल कैसा होता है, ऐसे पूरा सर्कुलर होता है। वो सर्कुलर क्यों होता है, क्योंकि पूरा 360 डिग्री पे जो आइरिस प्रेजेंट है वो सारी तरफ से बराबर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। अब इसमें हमने कहा है कि आइरिस में इन्फ्लेमेशन है और आइरिस के मसल्स का स्पैज्म है। कोई आइरिस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कुछ जो है उसने अपने आप को पीछे करके डायलेट किया हुआ होता है, तो इसमें पेशेंट का प्यूपिल ना हमें ऐसे अजीबो गरीब सी शेप का मिलता है, बिल्कुल राउंड नहीं होता। ये भी इसका एक बड़ा अच्छा फीचर होता है। अच्छा, उसके बाद आपने अगला काम करना है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन आपकी बुक में बहुत सारी लिस्टेड है, सारी नहीं करानी होती, डिपेंड करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री पे, उस हिसाब से हम कराते हैं। अब पेशेंट अगर आपको बता रहे हैं कि भाई मुझे टीबी हुआ था और अभी भी मैं टीबी की दवाई होती है, तो डेफिनेट सी बात है कि ट्यूबरक्लोसिस की आपको इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी कि वही तो आंख में नहीं चला गया, तो उसके लिए फिर आप उसके टेस्ट कराएंगे जो कि उससे रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि मुझे कोई ट्रॉमा हुआ था, तो आप इन्फेक्शन के हिसाब से टेस्ट करेंगे। तो इसलिए डिपेंड करता है, बुक में काफी सारी लिखी हुई है, लाइक आपने
कुछ तो बेसिक है कि आपने कंप्लीट ब्लड काउंट ESR कराना है, उसके साथ ब्लड शुगर करानी है, ये तो आपने करानी है ना। उसके अलावा फिर आपने जो एक्स्ट्रा करानी होती है वो चेक करने के लिए सिफिलिस ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कराएंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का टेस्ट कराएंगे, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कराएंगे, रेडियोलॉजी कराने की जरूरत है या नहीं, OCT होती है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जिसमें आपको रेटिना नजर आता है वो कराना है, B स्कैन कराना है, ये बाकी सारी डिपेंड करती है, ठीक है, आपकी कंडीशन कैसी है, लेकिन आपने एक नजर बुक से देख लेनी है इनको। वैसे इसमें सारी की सारी करानी नहीं होती। ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट में ना आपके पास सबसे पहली चीजें ये दो तो आपने ऐसे पक्की पक्की आपको आनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए इनकी कॉज। आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक पार्ट आता है 2 नंबर का कि गिव द कॉज या फिर रीजन ऑफ यूजिंग साइक्लोप्लीजिक्स इन यूवियाइटिस ट्रीटमेंट। आपसे पूछते हैं कि हमें साइक्लोप्लीजिक्स क्यों इस्तेमाल करने हैं। तो साइक्लोप्लीजिक या मिड्रियाटिक्स जो है ना, सबसे पहला काम ये करते हैं कि सिलरी स्पैज्म को थोड़ा बेहतर करते हैं, ठीक है। सिलिया हमने कहा था कि सिलरी बॉडी का स्पैज्म हुआ होता है, तो सिलरी बॉडी का जो स्पैज्म होगा ना उसको रिलीव करेंगे ये साइक्लोप्लीजिक्स, मतलब जरा सिलरी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। सिलरी बॉडी एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में थी, उसको ठीक करते हैं, साइक्लोप्लीजिया का काम ही होता है। दूसरा साइक्लोप्लीजिक्स जो है वो मिड्रियाटिक्स भी होते हैं। मिड्रियाटिक का मतलब है प्यूपिल का डायलेट करने वाले, तो ये क्या करते हैं, प्यूपिल डायलेट। प्यूपिल जब डायलेट होगा ना तो उससे 2 काम होंगे, एक तो प्यूपिल थोड़ा सा सुकून में आएगा, वो मुसलसल कॉन्स्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था या मुसलसल एक ही स्टेट में था, डायलेशन से उसे थोड़ा रेस्ट मिलता है। दूसरा काम होता है कि जब प्यूपिल डायलेट करता है ना तो आपका जो आइरिस है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। जब आइरिस पीछे की तरफ जाता है, आइरिस के पीछे जाने से प्यूपिल डायलेट करता है, तो आइरिस और लेंस का जो आपस में ताल्लुक बना हुआ था वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी पोस्टीरियर साइनिकी बेहतर हो जाती है, रिलीव हो जाती है। और अगर आपका आइरिस और इरिडोकॉर्नियल एंगल ब्लॉक हुआ हो ना, वो भी रिलीव हो जाता है प्यूपिल डायलेट होने से, तो आपका सेकेंडरी ग्लोकोमा भी पेशेंट का ठीक हो जाता है। तो प्यूपिल डायलेट होने के बड़े फायदे हैं, दूसरा काम ये करना होता है हमने। और तीसरा, हमने ये साइक्लोप्लीजिक्स जो है ये आपका जो एक्सुडेट बन रहा होता है, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, उसको भी रिड्यूस करनी है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, लाजमी लिखने हैं, आपका 2-3 नंबर का सवाल हो जाता है, ये वो आपसे बहुत पूछते हैं। और कौन सा साइक्लोप्लीजिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, एट्रोपिन, होम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट या ट्रोपिकामाइड भी होता है, तो ये वाले आपके ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इनकी डोज भी याद रखेंगे, बुक्स में लिखी हुई है, हर जगह लिखी हुई है, ठीक है। फिर स्टीरॉइड्स टॉपिकल आपके अगर इन्फेक्शन नहीं है तो बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स के बगैर आंखों की ट्रीटमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन जो है ना आपके टॉपिकल आई ड्रॉप्स होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं इसको ठीक करने में। बाकी सारी दवाइयाँ आपकी वही हैं, मतलब आपने ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना तो आपने NSAID की गोलियाँ देनी है जिसमें आपकी कोई भी आ जाती हैं, ये जैसे पॉन्स्टॉन टाइप है, डिक्लोफेनेक है, कुछ भी है। एंटीमेटाबोलाइट साइक्लोस्पोरिन आपने तब देने हैं जब आपके केसेस ऊपर वाली दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे। दीज आर द मेन थिंग्स, ठीक है, ये तो आपकी मेन है, इसमें सिस्टेमिक मेन नहीं है। सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स तो आप तब देते हैं जब टॉपिकल स्टीरॉइड से काम ना चल रहा हो, लेकिन ये 3 चीजें आपकी बेसिक हैं। उसके बाद एंटीमेटाबोलाइट्स और साइक्लोस्पोरिन वो है जो कि आपकी एंटी सेलुलर दवाइयाँ हैं, ये आपके सेलुलर टॉक्सिक होती हैं, तो इसलिए आपने ये बहुत जल्दी नहीं देनी। एंटीबायोटिक्स लाजमी देंगे अगर आपका इन्फेक्शन प्रेजेंट है। और इंट्राऑकुलर स्टीरॉइड्स यानी कि अगर आपका ऐसे ठीक नहीं हो रहा तो आपने आई के अंदर इंजेक्शन देना है स्टीरॉइड्स का, यानी इंट्राविट्रियल देंगे या जो भी देंगे, लेकिन आई के अंदर, ताकि ये ठीक हो जाए। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, अभी तक किसी कोई मसला हो कि नाज़ में। थैंक यू।